ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 301। प्रश्न संख्या 301। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास से संबंधित योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं? ख विगत 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके अंतर्गत घटकवार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है? ग वन्यजीव संरक्षण, पर्यावास सुधार और सामुदायिक भागीदारी के संदर्भ में प्राप्त मापनीय परिणाम क्या है? घ इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त वर्तमान में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और यदि कोई देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं? और अंग क्या सरकार की इस योजना का विस्तार या सुदृढ़ीकरण करने की कोई योजना है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? डॉक्टर वायुरेड्डी शबरी। Constituency, that is Rollapadu Wildlife Sanctuary. It was established in 1988. The main sole reason is to protect the great Indian bustard bird, which is an endangered species, and it is scheduled one species, So out of which only 1/4 species are there globally, and not a single species was sighted in Rollapadu Wildlife Sanctuary, So I would now like to ask the Honourable Minister through you, sir, whether this project can be taken up on priority basis in integrated development of wildlife scheme, and also like in Rajasthan how we have created the breeding spot naturally, can the breeding and conservation areas be provided in Rollapadu Wildlife Sanctuary, sir? Thank you. श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित की गई एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हम राज्यों के साथ उनका जो शेयर है उस शेयर के आधार पर इस स्कीम को हम आगे चलाने का काम करते हैं। इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंतर्गत हम लोग इको डेवलपमेंट एक्टिविटी और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ साथ जो स्पीशीज है उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के काम की तरफ भी ध्यान देते हैं। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पूछा है, ऐसी जो 24 स्पीशीज है वो इसके अंतर्गत शामिल है। भारत सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पूरी तरीके से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी इसका कार्य राजस्थान में किया जा रहा है और वही कार्य को अभी हम लोग कर रहे हैं, उस हैबिटेट को मैनेजमेंट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अगर कोई स्पेशल प्लान हमारे लिए आएगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी। माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, under integrated development of wildlife habitat, all the states have been from 2021 to 24 have been sanctioned 243 crores, but the state of Andhra Pradesh has not been sanctioned, maybe because of the negligence of the previous government. So I would like to request if the Honourable Minister through you, sir, if the financial assistance can be given to the state of Andhra Pradesh on emergency basis, as we have major wildlife sanctuaries in our state. Thank you, sir. जैसा माननीय सदस्य महोदय ने बताया है कि प्रीवियस गवर्नमेंट की उनकी सरकार की नेग्लिजेंस थी, वो अपनी प्रदेश सरकार से बात करें। हम केवल जो राज्यों से एपीओ आते हैं उसी के आधार पर सैंक्शन करते हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव अभी आना अपेक्षित है। श्री अप्पल नायडू कलिशेट्टी। अप्पल नायडू कलिशेट्टी।
अग्निहोत्री, रुद्र नारायण मणि पानी। जी धन्यवाद। मैं जिस इलाके से आता हूँ, रुद्र नारायण पानी। धन्यवाद महोदय, अध्यक्ष महोदय। मैं जिस इलाके से आता हूँ उड़ीसा के, सर मैं माननीय मंत्री जी से बात किया हूँ इस प्रसंग पे। हमारा लोकसभा का क्षेत्र सर है ढेंकनाल, जिला ढेंकनाल आता है और जिला अंगुल आता है। इस बीच वहाँ पर हाथियों का उपद्रव बहुत ज्यादा हुआ है। माननीय मंत्री जी से भी मैं निवेदन किया हूँ, पिछले 31 तारीख को हिंदोल करके एक ब्लॉक है, वहाँ का एक गांव में एक दिन 3 व्यक्ति को हाथी मारा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण किया हूँ। इस प्रकार के जिस योजना पर ये चर्चा होता है, क्या माननीय मंत्री जी उड़ीसा के राज्य सरकार के साथ बात करके हमारे इलाके में इस प्रकार के योजना को और कारगर ढंग से लागू करेंगे? ये मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हम पूरे देश में एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। एलिफेंट रिजर्व के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसके एवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। हाथियों के जो कॉरिडोर हैं उसके एटलस तैयार करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम उनका सेंसस भी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हमने एक निश्चित गाइडलाइन भी तैयार करी है। एलिफेंट्स के रेलवे के साथ किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए भी हमने रेलवे के साथ मिलकर के कार्य करना तय किया है। और हम चाहते हैं कि ये जो एसओपी हमने तैयार करी है, ये राज्य सरकारें इसको गंभीरता के साथ लागू करें। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 302। प्रश्न संख्या 302। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत पंजाब के सीमावर्ती जिलों गुरदासपुर और पठानकोट में ग्राम स्तर पर ई अधिगम केंद्रों और वायरलेस इंटरनेट अवसंरचना की उपलब्धता बढ़ाने का विचार है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार का पिछड़े और डिजिटल सुविधा से वंचित गांवों को प्राथमिकता के आधार पर डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने हेतु ग्राम डिजिटल इक्विटी सूचकांक शुरू करने का विचार है? क्या ग्रामीण बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा संबंधी एक विशेष योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 303, श्री डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी। प्रश्न संख्या 303। क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF और अवसंरचना विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आवंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार से किसी एक राज्य को सभी दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त हुई है? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या देश के सभी राज्यों में खेलों से संबंधित धनराशि का एक समान और आवश्यकता आधारित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कोई मानदंड हैं? और सरकार द्वारा देश के दक्षिणी राज्यों में खेल अवसंरचना प्रशिक्षण अकादमियों को सुदृढ़ करने और प्रतिभाओं की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 304, श्री नवीन जिंदाल। प्रश्न संख्या 304। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश भर के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण, विशेषकर पदार्थों के कण, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन
और ओजोन के स्तर से संबंधित समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं, किए जा रहे हैं? ख. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की स्थिति क्या है और अगले 5 वर्षों में इसके क्या परिणाम अपेक्षित हैं? ग. क्या सरकार का प्रमुख नदी घाटियों में औद्योगिक अपशिष्ट, मलजल, सीवरेज और कृषि अपवाह सहित जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई विशिष्ट परियोजनाएं या नीतियां लागू करने का विचार है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? घ. स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक कचरे को कम करने और अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या भूमिका है? और अंग. भूक्षरण और मरुस्थलीकरण की समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं और उनमें क्या परिणाम अपेक्षित हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी को उनके विस्तार से दिए जवाब और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 103 शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे कि हम सबकी आयु 5 से 10 वर्ष तक पूरे देश के अंदर घट रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से भारत को अपनी लगभग 3% GDP का नुकसान होता है। मैं मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि इतने सरकारी प्रयासों के बाद भी समस्या जब गंभीर है, तो क्या सरकार जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस विषय पर जन अभियान शुरू करने की पहल कर रही है, जिसमें हर प्रकार के प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ी जाए, जिसके अंदर ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन भी शामिल हो? धन्यवाद। श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये बात सच है कि वायु प्रदूषण ये एक काफी बड़ी समस्या है और इसको लेकर के पूरे देश में 130 के करीब शहरों में हम लोग इसमें गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हम लोगों के प्रभावी योगदान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने इन सब शहरों में सिटी एक्शन प्लान रिवाइज करे हैं, ताकि जहां पर इस प्रकार का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, वहां पर जन भागीदारी के माध्यम से ज्यादा मिटिगेशन एक्शन कर सके। उसके साथ ही साथ हम लोग मिशन लाइफ की जो एक्टिविटी है, मिशन लाइफ की एक्टिविटी के अंतर्गत सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और सबसे बड़ी बात है हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसके भी प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम वर्ष में 1 सप्ताह विशेष रूप से वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उन म्यूनिसिपैलिटियों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी दे रहे हैं जो जन भागीदारी के माध्यम से पॉल्यूशन के जो विभिन्न आयाम है, चाहे व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, उस पर जो नवाचार कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। एनकैप के अंतर्गत जहां पर सिटीज में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्टेप बाय अरेंजमेंट है, उसके लिए भी फंडिंग करने का काम हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं जो उन्होंने इतने विस्तार से इसका जवाब दिया। मेरा दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना मैया के पानी की गुणवत्ता, विशेषकर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के मानकों पर अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गैप एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके कारण यमुना के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ता है और यमुना मैया को एक गंदे नाले की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि नमामि गंगे मिशन के अगले चरण में यमुना जी की सफाई और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मंत्रालय की आगे की कार्रवाई योजना क्या है
और यमुना को निर्मल बनाने के हमारे साझा लक्ष्य को जल्द से जल्द हम प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर और क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर चिंता की ओर हम सबका ध्यान दिलाया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यमुना को लेकर के एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही साथ सीवेज स्टैंडर्ड को बनाने के लिए वाटर एक्ट के अंतर्गत और यमुना में जो अन्य जो शहरी आबादियां हैं उनसे जो प्रदूषण आता है उसके लिए एसटीपी लगाने के लिए एक व्यापक योजना कार्यवाही का कार्य किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के साथ पर्यावरण मंत्रालय उसको सहयोग कर रहा है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 305। प्रश्न संख्या 305। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के अंतर्गत बीमित कार्यबल की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने 25 किलोमीटर के दायरे में मौजूदा या अनुमानित बीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर नलगोंडा में 150 या 200 बिस्तरों वाला ESIC अस्पताल स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है। यदि हाँ तो क्या 50 किलोमीटर के दायरे में किसी ESIC अस्पताल की मौजूदगी की शर्त इस प्रस्ताव को निर्भर ठहराती है, और यदि नहीं तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं। और क्या सरकार उक्त जिले में कम से कम 150 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए मानदंडों में ढील देने या उसके अनुमोदन में तेजी लाने पर विचार करेगी, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहां प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको नारेबाजी, तख्तियां, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के कैंपस के बाहर करिए। हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन चर्चा, संवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। आप जाकर बैठिए। सदन नहीं चलना देना चाहते आप? देश की जनता ये सब देख रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। प्लीज बैठिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.